अच्छा जी, कल हमने जनवरी के करंट अफेयर्स जोन से हैं वो कुछ कर लिए थे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो नए हैं उनके लिए अगेन वेलकम वेलकम टू पाक सिविल एकेडमी। तो हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं जनवरी के। कुछ हमने जोन से हैं वो कल कर लिए थे करंट अफेयर्स, और बाकी इंशाल्लाह जनवरी के आज कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं लिया तो वो यूट्यूब के ऊपर जाके वहाँ मैम ने कल अपलोड कर दिया था, तो आपको लेक्चर उसका पहला पार्ट जोन सा है वो देख सकते हैं। सेकंड इंशाल्लाह आज जनवरी के लिए करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और कल जोन सा है फिर हम क्या करेंगे, कल जो हमारा अभी तक फेब का मंथ ऑलमोस्ट अब कंप्लीट ही हो जाएगा, 2-3 दिन रह गए। तो फेब का जो मंथ के करंट अफेयर्स हैं वो हम इंशाल्लाह कल जोन से हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कल जो हमने करंट अफेयर्स देखे थे उसमें तो आई थिंक आप लोगों को किसी को कोई इशू नहीं होगा, अगर किसी का कोई सवाल वगैरह या कोई मसला मसाइल है तो अभी पूछ ले, ताकि फिर हम यहाँ से आगे जोन सा है उसको स्टार्ट करें। अगर किसी का कोई मसला मसाइल है तो पहले बता दो मुझे। तो साथ साथ खुद भी चीज़ें देखो, जैसे आज आप आपके प्राइम मिनिस्टर वैसे कल भी बताऊंगा रूस के विजिट पे गए हुए हैं। तो ये 2 दिन का ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तो आपको लिखवाऊंगा 23 को और 24 को। कल गए हैं और आज इंशाल्लाह उनकी वापसी होगी। तो इस तरह से ये चीज़ों को थोड़ा सा देखो। अभी चाइना का भी आपको लिखवाऊंगा, चाइना का भी पीएम साहब ने विजिट किया है। ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये करंट अफेयर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फिर इसी तरह फॉरेन ऑफिस बीच में आ जाता है, ये सारी चीज़ें। हाँ, फॉरेन ऑफिस से याद आया, कल भी एक चीज़ जो सी है वो स्किप हो गई थी। एक ये लिख लें कि जो फॉरेन ऑफिस होता है ना आपका, ये जो आपका एक तो है ना आपका फॉरेन ऑफिस, एक मैं आपको बता देता हूँ, स्पोक्समैन। चलें ठीक है, लास्ट पे इंशाल्लाह मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, एक तो है आपका फॉरेन मिनिस्टर, वो तो आप सब लोगों को आइडिया होगा कि आपके जो अभी करंट फॉरेन मिनिस्टर हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। ठीक है। एक होता है आपके फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन, फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन, जो कि आपके डिफरेंट चीज़ों के ऊपर आपका जो आपकी वजारत खारजा होता है उसका जो बयान होता है उसने आके देना होता है। तो ये जोन सा है नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चेंज भी होते रहते हैं लेकिन बहुत अरसे बाद चेंज होते हैं। तो अभी जो करंट है, क्योंकि आजकल फॉरेन ऑफिस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ये आपको नाम इनका आना चाहिए। इनका नाम है आसिम इफ्तिखार। आसिम इफ्तिखार साहब इनका नाम है। और ये कौन है, ये स्पोक्स पर्सन, उनके तर्जुमान है फॉरेन ऑफिस के। वजीर कौन है फॉरेन ऑफिस के, वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। वो कौन है, शाह महमूद कुरैशी साहब। लेकिन जो फॉरेन ऑफिस के तर्जुमान है, क्योंकि आप ज्यादातर देखोगे कि आज तर्जुमान वजीर खारजा वो वजारत खारजा ने ये बयान जारी किया, उन्होंने इस चीज की मजम्मत की। आज ये जैसे आज मसला यूक्रेन के ऊपर आज रशिया ने हमला किया है, तो उसके हवाले से जी फॉरेन ऑफिस ने आज ये बयान दिया। तो वो जो बयान जारी करते हैं वो ये आसिम इफ्तिखार साहब जो उनसे हैं वो ये बयान जारी करते हैं। तो इनका नाम भी आजकल जोन सा है, ये ओवरऑल भी इंपॉर्टेंट है। ये पहले भी पेपर में डिफरेंट नाम पूछे जाते हैं, लेकिन अभी करंट जोन सा है वो आसिम इफ्तिखार है। अगर नाम चेंज होगा तो वो फिर आप उस लिहाज से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक डेट है, ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 जनवरी। और 2022 की ही हम बात कर रहे हैं। तो 14 जनवरी को 2-3 काम हुए हैं। 14 जनवरी को 2-3 काम हुए हैं। वो क्या क्या हुए हैं, वो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको मैंने लास्ट टाइम जो यूट्यूब के मैंने आपको जो बैच वाले हैं उनको भी बताया हुआ है, यूट्यूब के ऊपर भी लेक्चर पढ़ा है, अगर आप दिसंबर में देखेंगे तो मैंने उसमें बताया था कि कैबिनेट ने अप्रूव की है पाकिस्तान की फर्स्ट नेशनल क्या कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पहली, और ये क्या है, फर्स्ट, पाकिस्तान की तारीख की पहली जौन सी है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है। और इसके बारे में पाकिस्तान ने पहली दफा ये पूरी इसको एक तरतीब दिया है। तो 14 जनवरी को इसका पब्लिक वर्जन ऑफिशियली रिलीज किया गया, पब्लिक वर्जन रिलीज किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। 14 जनवरी को 14 जनवरी को इसका पब्लिक जो वर्जन है वो क्या किया गया, उसको लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। एक प्रॉपर एक तकरीब थी, उसके अंदर उन्होंने खिताब किया, उन्होंने बताया कि किस तरह अब जोन से हैं हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं, इकोनॉमी हमारी वो होगी, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसमें वो पूरा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, अवेलेबल भी है वेबसाइट्स के ऊपर, तो अगर किसी को शौक होगा तो वो पूरा पढ़ सकता है। लेकिन वन पेपर के हिसाब से हमारे लिए डेट इंपॉर्टेंट है कि 14 जनवरी को जो पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो कब अनवील हुई है, वो हमारे पास जोन सी है वो 14 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब। और किसने ये लॉन्च की है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसने लॉन्च की है, प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने खुद जोन सा है इसको इसका जो पब्लिक वर्जन है उसको लॉन्च किया है। उसके बाद 14 जनवरी मैंने जैसे आपको बताया कि 14 जनवरी को ही 2-3 और चीजें क्या कहते हैं
इसी के साथ ही मैं अगर आपको बताऊं तो 14 जनवरी को ही क्या हुआ, आपका जो मिनी बजट है, ये 14 जनवरी की ही बात कर रहा हूँ, 14 जनवरी को ही सुबह के टाइम, उस दिन जुम्मा था, तो सुबह के टाइम ये आपकी नेशनल पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च हुई और शाम को मिनी बजट भी मंजूर हुआ, मिनी बजट 2022। ठीक है, तो मिनी बजट 2022 जो सा है वो आपका भी 14 जनवरी को लॉन्च हुआ, सॉरी पेश हुआ और कौमी असेंबली के अंदर। और मिनी बजट की डेट 14 जनवरी, जैसे मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अभी जो मिनी बजट पेश हुआ है आपके पेपर्स में, पूछा जा सकता है कि वो कब पेश हुआ, तो 14 जनवरी को वो आपकी नेशनल असेंबली। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मिनी बजट के साथ एक बिल पास होता है, उसे कहते हैं SBP अमेंडमेंट बिल। SBP क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई और ये 2022 जो इसकी बिल था, ये भी किस दिन को नेशनल असेंबली से पास हुआ, ये आपका 14 जनवरी को ही, उसी दिन जिस दिन आपका मिनी बजट कौमी असेंबली के अंदर पेश हुआ, उसी दिन ही आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो अमेंडमेंट की गई, वो जो सा है वो भी बिल इसी दिन ही पेश हुआ। ये बिल भी क्या हुआ? ये बिल भी आपका इसी दिन पेश हुआ। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपको पता है कि इसका जो सा गवर्नर, उनका क्या नाम है आजकल जो है, पहले मैंने लिखवाया हुआ है, अगर किसी को नहीं आता तो वो लिख लें, रजा बाकिर उनका नाम है, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और ये बहुत ज्यादा जब से वो आए हैं तो बहुत दफा ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो 2-3 साल के अंदर जितनी चीजें डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं वो करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। तो रजा बाकिर साहब जो सा है, रजा बाकिर, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जनरल हैं। और स्टेट बैंक का पर्पस क्या होता है, खासतौर पे इस अमेंडमेंट के अंदर क्या लिखा है, इस अमेंडमेंट के बाद ये है कि स्टेट बैंक का अब जो प्राइमरी फोकस होगा वो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन क्या होती है? आपकी जो महंगाई, इन्फ्लेशन जो सी है, उसका अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मेन पर्पस क्या होगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल। और उसके बाद सेकेंडरी उसको क्या पर्पस दिया गया है कि वो इंटरेस्ट रेट मैनेज करेगी। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट क्या होता है आपका? जो जिसे हम शरह सूद अगर कह दें, या प्रॉफिट रेट इसको कह देते हैं, डिफरेंट इसके नाम है। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन जो सी है, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। ये इकोनॉमी की थोड़ी सी चीजें हैं। तो ये जोन सा है, ये आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर अमेंडमेंट करके, जिसके बारे में आपने पॉलिटिशियन से काफी सारा सुना होगा कि स्टेट बैंक को गिरवी रख दिया गया, पाकिस्तान की स्टेट बेच दी गई, इस तरह से चीजें आपने सुनी होंगी। तो ये सारी चीजें जोन सी हैं, ये कब हुई? आपका स्टेट बैंक के अंदर जो अमेंडमेंट हुई, ये कब हुई? ये आपकी 14 जनवरी जोन सा है, 14 जनवरी को आपकी ये अमेंडमेंट्स जोन सी हैं ये हुई हैं, 14 जनवरी को। और ये जो इंटरेस्ट रेट की मैंने आपकी बात की है, तो ये अगर किसी को 9.75, अभी पाकिस्तान का जो करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9.75% चल रहा है। तो मे भी ये भी कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से। तो 9.75, ये पहले 7, जब कोविड के डेज थे अराउंड 7 चल रहा था। जब शुरू में खान साहब आए थे तो ये 12-13 तक भी गया था आपका इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये 7 से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए, जैसे जैसे आपकी महंगाई बढ़ती है तो आपका ये इंटरेस्ट रेट जो है उसको बढ़ाना पड़ता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो अब आपका आजकल जो इंटरेस्ट रेट अभी रिसेंटली अभी बढ़ा है इसी मंथ के अंदर, जनवरी के अंदर, तो अब आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सा है उसने इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान का किस पे सेट किया है? 9.75% के ऊपर। और ये जनरली वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपका कौन सा इदारा जोन सा है, या आपका इंटरेस्ट रेट जोन सा है वो कौन मैनेज करता है? तो ये जोन सा है आपकी सारी पॉलिसीज को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जोन सा है वो मैनेज करता है। और उसके अंदर एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है। और वो कब लाया गया है? 14 जनवरी को। ये बिल कब लाया गया है? 14 जनवरी को। और ये जो आपका, इसी की बात कर रहे हैं स्टेट बैंक की, या मिनी बजट की बात कर रहा हूं, तो मिनी बजट के अंदर एक और चीज जो की गई, जो सेल टैक्स था, जीएसटी जिसे कहते हैं, जनरल सेल टैक्स। जीएसटी का क्या मतलब है? जनरल सेल टैक्स। उसको भी बढ़ाकर 17% कर दिया गया। जीएसटी आपका क्या है? वो 17% कर दिया गया। और ये बताने का मकसद ये है कि इसमें सबसे ज्यादा तनकीद ये हुई कि जीएसटी जो सबसे ज्यादा बढ़ाया गया, वो इस चीज के ऊपर बढ़ाया गया कि जो फार्मूला मिल्क होता है, जो, ये भी मैं आपको बताता हूँ, आप कहेंगे सर ये क्यों लिखवा रहे हैं, फार्मूला मिल्क के ऊपर भी 17% जीएसटी लग गया। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि रिसेंट भी अभी पेपर के अंदर पूछा गया था कि कितने पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो स्टंटेड ग्रोथ है उनकी, कि उनको प्रॉपर नशोनुमा नहीं मिलती, और उनके वो क्या है, उनकी ग्रोथ स्टंटेड ग्रोथ है। तो ये आप लोग जो है इसके साथ लिख लें कि ये आपका क्वेश्चन है, इसी स्टेटमेंट के साथ आता है कि 4 आउट ऑफ 5 चिल्ड्रन इन पाकिस्तान
4 out of 5 children in Pakistan under age of 5 are stunted. तो उनको प्रॉपर जोन सी है वो नशोनुमा नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ जोन सी है दिमाग की वो स्लो होती है। तो 4-5 में से 4 बच्चे, और ये इसी तरह जोन सा एमसीक्यूज पूछा जाता है कि 3 out of 4, 3 out of 5, 2 out of 5 या 4 out of 5। तो इस ये आपका जीएसटी के रिलेटेड जोन सा है, ये जनरल सेल टैक्स। जीएसटी का मतलब है जनरल सेल टैक्स। ये आपकी हर चीज जोन सी है, जब आप खाना खाने जाए, आप कपड़े लेने जाए, उसमें आपका ये 17% जोन सा है वो ऐड होता है जनरल सेल टैक्स। तो ये फार्मूला मिल्क का क्योंकि जीएसटी की हम बात कर रहे थे, तो उसके साथ ये मुझे ये स्टंटेड वाला एक क्वेश्चन याद आ गया कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में 4 out of 5 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 जोन से हैं, उनकी क्या है स्टंटेड ग्रोथ होती है, उनकी स्टंटेड ग्रोथ जोन सी है वो होती है। तो ये तो पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ चीजें थी, डेवलपमेंट्स थी जो इस दौर के अंदर हो रही थी। अब इसके दौरान एक और भी वाकया हुआ इसी जनवरी के मंथ के अंदर, वो ये हुआ कि यूएई जो सा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई के ऊपर अटैक होता है। यूएई के ऊपर अटैक होता है, ड्रोन अटैक भी, मिसाइल अटैक भी। और वो कौन करते हैं? वो करते हैं मिसाइल अटैक बाय हुतीज। हुतीज। अब ये हुतीज, ये सिर्फ बताने का, एक तो वैसे इसका मकसद क्या है आप लोगों को बताने का? मकसद ये है कि पूछा जाता है इन हुतीज के बारे में। ये हुतीज का ताल्लुक कहां से है? याद रखिएगा, यमन से। यमन से। और यमन के बारे में, यमन के अंदर एक जंग चल रही है, यमन के अंदर एक जंग चल रही है, यमन क्राइसिस। अभी भी रिसेंटली सवाल पूछा गया था कि यमन क्राइसिस कब स्टार्ट हुआ। तो यमन क्राइसिस जोन सा है ये आपका 2011 से, जब एक अरब स्प्रिंग चली, तो उसके बाद वहां जोन सा है सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब ने मिलके वहां थोड़ी सी जंग वगैरह इनकी चल रही थी सारा। तो ये जो यमन वॉर चल रही थी 2011 से, उसके अंदर यूएई भी शामिल था। ठीक है, उसके अंदर जोन सा है यूएई जोन सा है वो भी शामिल था। तो ये जोन से हैं, ये सब मिलके किनके अगेंस्ट लड़ रहे हैं? हुसी बागियों के अगेंस्ट। किनके अगेंस्ट? हुसी बागियों के अगेंस्ट। तो मैं इसके आगे आपको बताता हूँ, 2 मिनट अजान हो जाए फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि यमन जोन सा है, यमन के अंदर एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ 2011 में। यमन क्राइसिस स्टार्ट हुआ, यमन क्राइसिस स्टार्ट हुआ 2011 में। 2011 में वहां के उस वक्त डिक्टेटर थे, उनका नाम था हुस्नी मुबारक। उनका नाम था हुस्नी मुबारक। तो हुस्नी मुबारक वहां के डिक्टेटर थे। वहां की आवाम ने उनके खिलाफ जोन सा है वो क्या किया, सॉरी यमन में नहीं, हुस्नी मुबारक तो इजिप्ट के अंदर थे, ये तो सॉरी ये मिस्र के अंदर थे। तो वहां जोन से है, वहां क्या कहते हैं, यमन के अंदर क्राइसिस स्टार्ट हुआ। तो वहां के जो डिक्टेटर था उसके अगेंस्ट उनकी आवाम ने ये हुस्नी मुबारक नहीं थे, ये इजिप्ट के थे, मिस्र के। अच्छा, तो यमन जोन सा है वहां का क्राइसिस जब 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ ना, तो उसके बाद वहां सऊदी अरेबिया और यूएई, ये सारे जोन से हैं। असल में इसमें थोड़ी सी ईरान और सऊदी अरेबिया की आपस में भी टसल थी, तो उस वजह से ये थोड़ा सा मसला था। ईरान जोन से है ये हुतीज को सपोर्ट करता है, और बाकी जोन से हैं जो इनके अगेंस्ट जो लड़ाई वाले पार्टनर्स थे, उनको यूएई और सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता था। तो ये वहां की थोड़ी सी कम्प्लेक्स वहां की जंग की सूरत हाल थी। तो ये बताने का मकसद ये था कि 2-3 क्वेश्चन इसके बारे में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। एक तो यमन क्राइसिस 2011 में स्टार्ट हुआ था, दूसरा हुतीज के बारे में पूछा जाता है कि ये जो हुतीज हैं या हौसी बागीज हैं, ये कौन से मुल्क से इनका ताल्लुक है? क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अभी यूएई के अंदर जब अटैक किया है, तो इसके अंदर पाकिस्तानी भी 2-3 जोन से हैं, उनकी क्या कहते हैं, उनकी मौत वाकया हुई। ठीक है, उनकी जोन सी है वो क्या हुई है, उनकी मौत वाकया हुई थी, क्योंकि वो वहां काम कर रहे थे। तो जब हुतीज ने मिसाइल फायर किया, तो उनकी भी मौत थोड़ी जोन वो यूएई के अंदर ये मिसाइल जोन से हिट किए, तो ये मिसाइल इन्होंने हुतीज ने किए। तो उसके बाद फिर यूएई ने और सऊदी अरेबिया ने वहां जाके दोबारा बमबारी की। तो ये दोबारा न्यूज में रहे हैं, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है कि हुतीज बागी जोन से हैं, उनका कौन से मुल्क से ताल्लुक है। तो अगर पूछा जाए तो वो आप लोगों को आइडिया होगा और हो जाएगा कि वो यमन जोन सा मुल्क है, जहाँ के जंग चल रही है 2011 से। उनके साथ जोन सा है ये हुतीज बागी जोन से है, इनका ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें और इसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ अगर मैं थोड़ा सा एक दो चीजें आपको बता दूं। एक तो आपको मैंने पहले ये बताया हुआ है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये टेनिस की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। अच्छा, इसकी बात
जरा थोड़ी सी मैं पहले इनका विनर बता दूं, फिर हम इसके अलावा मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसका विनर जो सा इंसान है उसका नाम है राफेल नडाल। काफी सारे लोगों को पता भी होगा। राफेल नडाल ने इसको जीता है। स्पेन से इसका ताल्लुक है, ठीक है। इसने स्पेन से इसका ताल्लुक है और इस बंदे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 जो सा है वो जीता है। अब यहाँ मसला क्या हुआ? यहाँ मसला ये हुआ कि एक बंदा है, क्या कहते हैं उसका, नोवेक, सर्बिया से उसका ताल्लुक है। सर्बिया, उसका नाम है नोवेक जोकोविच। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जब भी टेनिस प्लेयर्स का नाम पूछा जाता है तो उनके कंट्रीज का नाम पूछा जाता है, और ये पहले मैं अपने बैच वालों को ये सारे इनके नाम जोन से हैं विद कंट्रीज करवा चुका हूं। अब मसला क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है? ये टेनिस का इवेंट है और इसका विनर मैंने बताया राफेल नडाल। ये मैंने क्यों लिखवाया? ये भाई साहब जोन से हैं, ये कहते थे कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। ये भाई साहब जोन से हैं, ये वैक्सीन के अगेंस्ट थे। तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे कि आपने वैक्सीन लगवानी ही लगवानी है, जिसकी वजह से ये ऑस्ट्रेलिया खेलने गए तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने पहले तो इनको वहां बंद किया और फिर वहां मुकदमा चला और फिर उनको ड्यूरिंग टूर्नामेंट ही इनको वहां से डिपोर्ट कर दिया गया कि हमारा एक लॉ है, हमारा एक मैंडेट है कि एक इंसान जिसने वैक्सीन लगवाई होगी वही ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर हो सकता है। तो आप बेशक जितने मर्जी प्लेयर बड़े हो, अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर नहीं हो सकते। जिसकी वजह से ये भाई साहब जो कि नंबर 1 टेनिस के प्लेयर हैं और पिछले साल जितने इवेंट्स हुए हैं सिवाय ऑस्ट्रेलियन ओपन के, ये भाई साहब ने विन किए हैं और ये भाई साहब ऑस्ट्रेलियन ओपन में कम्पीट नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे। ऑस्ट्रेलिया में इनके खिलाफ मुजाहरे भी हुए, इनके हक में मुजाहरे भी हुए, कुछ लोग इनके हक में भी थे, कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी थे। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज में रहे हैं, तो मे भी पूछा जा सकता है कि फेमस जो प्लेयर है नोवेक जोकोविच, एक तो पूछा जा सकता है कौन से स्पोर्ट से इनका ताल्लुक है, तो टेनिस से ताल्लुक है। कौन से मुल्क से ताल्लुक है? सर्बिया से ताल्लुक है। और साथ इसके ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैंने आपको बता दिया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है वो किसने जीता है? स्पेन के जो राफेल नडाल साहब हैं उन्होंने ये जीता है। उसके बाद इस स्पोर्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फीफा का अगर मैं आपको साथ बता दूं, फीफा जो सा आपका फुटबॉल है, फीफा फीफा का जो सा है मेंस प्लेयर ऑफ 2021 का अवार्ड, मेंस प्लेयर ऑफ 2021 अवार्ड जो सा है वो एक पोलैंड का है। मुल्क उनका कौन सा है? पोलैंड। वरना पहले तो दूसरे जो प्लेयर हैं खास तौर पे जैसे मेसी, रोनाल्डो फेमस, उनको मिलता था। इस दफा पोलैंड के एक फुटबॉलर हैं, उनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोस्की, लेवांडोस्की। इन भाई साहब को क्या है? इनको फुटबॉल का मेंस फीफा का, फीफा जोन सा है क्योंकि फुटबॉल का ही एक इसका जोन सा है वो उसमें बनता है थोड़ा सा, ये एक और लैंग्वेज जोन सी है उसमें बनता है, वरना फुटबॉल इस तरह से कोई बनता है इसका। इसको देख लीजिएगा। फीफा जोन सा है ना, अगर किसी को इसका एग्जैक्ट, क्योंकि इसका मेरे ख्याल में दूसरी एक और लैंग्वेज में भी बनता है, लेकिन आई थिंक एक होगा फुटबॉल एसोसिएशन होगा। एक सेकंड यार, मैं आपको कंफर्म बता ही देता हूँ। इसका होगा फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल और फुटबॉल, एंड में देख लेना एसोसिएशन ही होगा मेरे ख्याल में। बाकी कंफर्म कर दे अगर कोई तो ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में यही है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी, हाँ वो ही ना, वो थोड़ी सी और लैंग्वेज में आएगा, एसोसिएशन, हाँ बस यही है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ये फीफा जोन सी है, ये आपकी फुटबॉल की एसोसिएशन है और इसने जोन सा है मेंस प्लेयर 2021 का अवार्ड जोन सा है। और इसमें दो तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। इस भाई साहब का नाम, जैसे अभी रिसेंट भी 2-3 पेपर के अंदर एक ब्राजील का जो प्लेयर है नेमार जूनियर, तो उनका नाम पूछा गया था कि नेमार साहब जोन से हैं, इसका इनका ताल्लुक कौन सी स्पोर्ट्स के साथ है। तो ये भाई साहब क्योंकि इन्होंने अभी अवार्ड जीता है तो पूछा जा सकता है, इनका नाम लिख के पूछा जा सकता है कि इनका कौन से खेल के साथ ताल्लुक है। जो इस खेल को देखते हैं फुटबॉल को, या शौकीन है, उनको तो पता होगा, लेकिन जो इस खेल के शौकीन नहीं है तो उनको जो सा है फिर मेरी तरह ये याद रखना पड़ेगा। तो बाकी दूसरा इनका मुल्क जो सा है,
इनका जो सा है मुल्क आप लोग जो सा है वो भी इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड से ताल्लुक है। तो ये 2-3 चीजें जो सी हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ये आपको इनका आइडिया होना चाहिए। अच्छा, स्पोर्ट्स की ही बात कर रहे हैं तो जरा थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ दोबारा यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स की ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा, स्पोर्ट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो स्पोर्ट्स में हम जरा यहाँ आ जाते हैं क्रिकेट की तरफ भी, फिर बाकी चीजों को दोबारा देख लेंगे। अच्छा, क्रिकेट की अगर हम बात करें, आपको पता है अवार्ड्स हुए हैं क्रिकेट में, अभी अवार्ड्स हुए हैं, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो मैं उनको जरा थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी पीएसएल भी चल रही है, तो पीएसएल जब एंड होगी तो पीएसएल के हवाले से भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताऊंगा। तो पीएसएल जो सा है इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट एक पेपर के अंदर तो 3 क्वेश्चन थे पीएसएल के रिलेटेड। तो स्पोर्ट्स किसी को पसंद है नहीं है, लेकिन 1 पेपर के लिहाज से आप लोगों को ये करनी पड़ेगी। तो आईसीसी का अगर मैं बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जोन सी है ये, इसने अभी क्या किया है, एक तो इसने टेस्ट टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की, टेस्ट टीम ऑफ ईयर, और ये 2021 की टीम इन्होंने अनाउंस की। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स टेस्ट टीम में शामिल थे, शाहीन, शाह अफरीदी, फवाद आलम और हसन अली। ये 3 प्लेयर पाकिस्तान के T20 जो उनकी टेस्ट टीम थी उसके अंदर शामिल थे। और इनके जो कैप्टन थे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लिखना होगा तो न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है विलियमसन, वो आईसीसी की इस टीम के कैप्टन थे। आईसीसी की इस टीम के कैप्टन थे विलियमसन, और उसके अंदर उस पूरी टीम के अंदर टॉप परफॉर्मर जो होते हैं उनको शामिल किया जाता है। तो पाकिस्तान की तरफ से 3 प्लेयर्स को शामिल किया गया, शाहीन शाह अफरीदी को, फवाद आलम को और हसन अली को। उसके बाद आईसीसी ने ओडीआई की टीम अनाउंस की, ओडीआई टीम ऑफ, अब मैं इस तरह सिर्फ बोलूंगा आप लोगों को पता चल जाएगा, ओडीआई टीम ऑफ ईयर 2021। तो जो ओडीआई टीम 2021 अनाउंस की, उसके अंदर पाकिस्तान की तरफ से 2 लोगों का नाम आया, बाबर आजम का और फखर जमान का, बाबर आजम का और फखर जमान का। और बाबर आजम का नाम आया उस टीम के अंदर भी, और बाबर आजम उस टीम के कैप्टन भी बनाए गए। ऊपर टेस्ट का मैंने क्या बताया था, विलियमसन को कैप्टन बनाया गया था जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, लेकिन यहाँ क्या, यहाँ बाबर का उस टीम के अंदर नाम भी था और बाबर आजम को उस टीम का कैप्टन भी बनाया गया। ये तो हमने 2 टीम्स देख ली। अब तीसरी टीम बनाई गई T20 की, T20 टीम ऑफ द ईयर 2021। तो उसके अंदर अगर हम बात करें, उसमें पाकिस्तान की तरफ से 3 लोग, टेस्ट में भी 3 लोग, T20 में भी 3 लोग, सिर्फ वनडे में पाकिस्तान की तरफ से 2 लोग थे। तो T20 में 3 लोग कौन कौन से थे, एक बाबर आजम, सेकंड मोहम्मद रिजवान, और थर्ड शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन, ठीक है। और बाबर आजम अगेन यहाँ T20 की टीम के कप्तान बनाए गए। तो ये जोन से हैं थोड़े से, आप लोगों ने अगर किसी जिनको क्रिकेट का शौक है तो उनको तो ये चीजें याद हो जाएंगी, और जिनको नहीं है तो आप लोगों को ये याद करनी पड़ेंगी। पूछा जा सकता है कि 2021 की आईसीसी की जो टीम थी उसका T20 की टीम का कैप्टन आईसीसी ने किसको बनाया, या पाकिस्तान की तरफ से कौन इंक्लूड था। तो ऑप्शंस आपको पता है किस तरह से घुमा फिरा के दी जा सकती हैं। या आपको टेस्ट की पता है तो उसमें T20 की अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों के लिए मसला हो सकता है। तो ये आप लोगों ने जो सा, क्योंकि कुछ में ज्यादातर डिफरेंट नाम है, जैसे शाहीन अफरीदी T20 में है, टेस्ट में है, लेकिन वनडे में नहीं है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन हमारे लिए, ठीक है। तो विलियमसन टेस्ट का था, विलियमसन मैं लिख देता हूं, मैंने ऊपर लिखा नहीं क्योंकि बाकियों के, विलियमसन वो वाहिद था बंदा पाकिस्तानी इस दफा 2 टीमों के, पाकिस्तान, विलियमसन है न्यूजीलैंड का, केन विलियमसन इसका पूरा नाम है अगर किसी को लिखना है, केन विलियमसन, और इसका ताल्लुक कहां से है, न्यूजीलैंड से, इसका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। ये टेस्ट टीम का कैप्टन बना था, ये टेस्ट टीम का कैप्टन आईसीसी ने नामजद किया था। बाकी दोनों टीमों का कैप्टन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम था। सिर्फ एक टीम थी जिसका क्या नाम था, ठीक है, तो एक टीम थी जिसका टेस्ट की टीम जिसका कैप्टन जोन सा है वो कौन था, वो विलियमसन जोन सा है वो बना था। अच्छा, ये तो हो गया टीम्स की तरह, ये तो टीम्स के बारे में बात हो गई ना, ये तो बात हो गई टीम्स के बारे में। अब इंडिविजुअल को भी अवार्ड दिए गए, जैसे अभी हमने रॉबर्ट साहब को देखा जिसको फीफा ने अवार्ड दिया था कि बेस्ट फुटबॉलर है, तो इसी तरह बेस्ट प्लेयर्स को भी अवार्ड दिए गए, इंडिविजुअल्स को। तो अब हम वो इंडिविजुअल्स को देख लेते हैं जो सा क्या कहते हैं उसको, उनको क्या अवार्ड मिले जो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो उनकी अगर मैं बात करूं, उनकी अगर मैं आपको बात करूं, तो T20 की मैं बात करूं, T20 में, T20 का बेस्ट प्लेयर ऑफ 2021, तो उसका एजाज, उसका अवार्ड किसे मिला, मोहम्मद रिजवान को। मोहम्मद रिजवान वही जो T20 टीम का भी हिस्सा थे, मोहम्मद रिजवान
बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ 2021, ये आईसीसी ने कहा कि 2021 का सबसे T20 का बेस्ट प्लेयर कौन है, वो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान है। वो कौन है? मोहम्मद रिजवान है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर हम आ जाते हैं इमर्जिंग कैटेगरी की तरफ। ओवरऑल इमर्जिंग कैटेगरी पाकिस्तान की तरफ से जो हमें इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर मैन की चले बात कर लेते हैं पहले। तो साउथ अफ्रीका के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन चलें, मैन की तरफ से साउथ अफ्रीका के एक बैट्समैन है, उनका नाम है जानेमन मलान। ये साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं। इनको इमर्जिंग कैटेगरी का 2021 का सबसे ज्यादा इमर्जिंग प्लेयर यंगस्टर जोन सा है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2021, उसका अवार्ड किसे मिला? साउथ अफ्रीका का एक प्लेयर जिसका नाम है जानेमन मलान। उसको 2021 का आईसीसी ने उसे क्या कहा कि ये सबसे उभरता हुआ खिलाड़ी है मैन की तरफ से। और अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स की, तो इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, ये इमर्जिंग कैटेगरी की बात कर रहा हूं, इमर्जिंग कैटेगरी के उभरता हुआ सितारा, ठीक है, उभरता हुआ सितारा जोन सा है, मर्दों के में कौन निकला? जानेमन मलान निकला। और फीमेल्स की तरफ से फ्रॉम पाकिस्तान, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको याद रखना है आप लोगों ने, पाकिस्तान फातिमा सना, फातिमा सना, फातिमा सना, फातिमा सना साहिबा, ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। और इनको विमेन की तरफ से इमर्जिंग प्लेयर ऑफ 2021 का अवार्ड मिला, इमर्जिंग 2021 का अवार्ड मिला। तो दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो मोहम्मद रिजवान को ओवरऑल T20 का अवार्ड मिला बेस्ट प्लेयर का, और इमर्जिंग पाकिस्तान की तरफ से फीमेल जो ओवरऑल पूरी दुनिया में क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान की तरफ से फातिमा सना को अवार्ड मिला। साउथ अफ्रीका, जानेमन मलान साहब जोन से हैं, साउथ अफ्रीका से हैं, इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से जानेमन मलान का ताल्लुक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो अब हमारे पास दो प्लेयर्स ही रह जाते हैं। जैसे मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का सबसे बेस्ट प्लेयर, T20 का सॉरी बेस्ट प्लेयर कहा गया। उसके बाद आपका ओडीआई क्रिकेट बच जाती है और टेस्ट क्रिकेट बच जाती है, वनडे क्रिकेट जिसे कहा जाता है और टेस्ट क्रिकेट। तो वनडे की अगर हम बात करें, वनडे का आपका जो कैप्टन आज हमारा पाकिस्तान का है बाबर आजम। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो रूट और जो रूट साहब कहां से ताल्लुक है इनका? इंग्लैंड से। ठीक हो गया, जो रूट का कहां से ताल्लुक है? इंग्लैंड से। तो ये आप लोग जोन से हैं, इसको अब आप लोगों ने तरतीब से याद रखना है कि पाकिस्तान की तरफ अभी अभी एक और भी पाकिस्तान का अवार्ड है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्मेट क्रिकेट के क्या है। एक T20 है जिसमें 20 ओवर खेले जाते हैं, एक ओडीआई है जिसमें 50 ओवर और फिर 5 दिन तक खेलते रहते हैं, उसको टेस्ट कहा जाता है। तो T20 का 2021 का सबसे बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान का। और ओडीआई के अंदर भी पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर का अवार्ड बाबर आजम को मिला है। लेकिन टेस्ट के अंदर जो बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला है वो जो रूट को मिला है, जिसका ताल्लुक कहां से है? इंग्लैंड से है। और इसी तरह उभरते हुए सितारों की जो हम बात कर रहे थे, इमर्जिंग प्लेयर्स की, तो उनकी कैटेगरीज मेन और विमेन में डिवाइड, मेल और फीमेल में डिवाइड किया गया। तो उसमें साउथ अफ्रीका का जानेमन मलान, और फीमेल्स की साइड पे जो हमारे लिए खास तौर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान की उभरती हुई जो सी एक सितारा है क्रिकेट में फीमेल में, वो क्या है? फातिमा सना साहिबा, उनको जोन सा है इसका अवार्ड मिला है। उम्मीद है ये अवार्ड जोन से हैं आपको थोड़ा सा याद हो गए होंगे, अगर नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद ये तो थी कैटेगरीज इसमें के T20 वनडे टेस्ट। जैसे एक फीफा का हमने अभी फुटबॉल का देखा था कि भाई ओवरऑल जोन सा है बेस्ट क्रिकेटर 2021 में कौन सा रहा, तो इसी तरह एक अवार्ड होता है, उसे क्या कहते हैं? अगर मैं कहूं कि मेंस का क्रिकेटर इंग्लैंड से है, जो रूट का ताल्लुक इंग्लैंड से है, मेंस क्रिकेटर ऑफ ईयर 2021, मेंस क्रिकेटर ऑफ ईयर 2021, उसका किसको अवार्ड किसको मिला? शाहीन शाह अफरीदी। तो शाहीन शाह अफरीदी साहब जो पाकिस्तान के हैं, उनको ओवरऑल मेंस क्रिकेटर ऑफ ईयर 2021 का अवार्ड मिला। T20 का अवार्ड सबसे बेस्ट प्लेयर का किसको मिला? रिजवान को, बाबर आजम को वनडे या ओडीआई जिसे कहा जाता है, और टेस्ट में जो रूट साहब जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। लेकिन ओवरऑल उन्होंने कहा कि जो सबसे बेस्ट क्रिकेटर रहा है वो कौन रहा है? शाहीन शाह अफरीदी, जिसका ताल्लुक क्या है?
पाकिस्तान से है। और इसको जो ट्रॉफी दी जाती है, या इस अवार्ड का जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को लिख लें। उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी, सोबर्स ट्रॉफी। जो ये अवार्ड जीता है मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, या इसका क्या नाम है, सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी। वो ट्रॉफी जो सी है दी जाती है, जो कि ओवरऑल बेस्ट क्रिकेटर होता है साल का। और वो इस दफा सर, या ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि मे भी आप लोगों से क्वेश्चन इस तरह फ्रेम हो कि 2021 का सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी का विनर कौन है। तो आप कहें कि सर ने तो हमें इस तरह का कोई सवाल नहीं बताया था, सर ने तो बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, वो तो दूसरी कैटेगरीज में बताए थे। तो या मेंस क्रिकेटर ऑफ ईयर 2021 पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि हु इज द विनर ऑफ सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी, तो तब भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये इसका विनर कौन सा है, वो कौन है, वो शाहीन शाह अफरीदी है। वो क्या है, शाहीन शाह अफरीदी। तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो साथ क्रिकेट का वैसे लिख लें कि अभी ऑस्ट्रेलिया 27 को आई थिंक नायब तहसीलदार का पेपर भी है। वो नायब तहसीलदार का आई थिंक एक फेक कुछ चल रहा है, तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा। 27 को जिनका पेपर है वो अपनी तैयारी रखें। 27 को पेपर, पीपीएससी की वेबसाइट पे भी ऐसा कुछ नहीं आया कि पेपर कैंसिल होगा, तो पेपर अभी है 27 को जिनका भी है। अच्छा, तो 27 को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो सा है लास्ट टाइम 1998 में पाकिस्तान आया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया कितने सालों बाद, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2022 में आ रहा है तो 24 साल बाद। 1998 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान खेलने आया था। तो 1998 के बाद अब आप देख लें, तो अब 2022 चल रहा है, तो 22 कितने बनते हैं, 24 साल ही बनते हैं। तो 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जो सा है, ऑस्ट्रेलिया इज टूरिंग पाकिस्तान आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो ऑस्ट्रेलिया इज टूरिंग पाकिस्तान आफ्टर 24 ईयर्स। तो लास्ट टाइम कब विजिट किया था, 1998 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान का जो सा है वो क्या किया था, वो विजिट किया था। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक आपका ये क्या कहते हैं, एक आपकी नेवी की जोन सी है ना, एक आपकी जो पाकिस्तान की नेवी है, जिसके नियाजी साहब जोन से हैं, वो अभी सरबराह हैं। तो उसकी ना एक टास्क फोर्स होती है, उसका नाम होता है, उसका अगर मैं आपको नाम बताऊं, उसका नाम है, उसको वैसे कहते हैं मल्टी नेशनल कंबाइंड कंबाइंड टास्क फोर्स। या इसको आपको क्या कहते हैं, इसमें क्या लिखा होता है, ये आपको मिलेगा CTF 150। अभी तो सिर्फ पंजाब के लिए हैं, अभी सिर्फ पंजाब के लिए। CTF 150 क्या है, कंबाइंड टास्क फोर्स, मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स जोन सा है। ये जोन सा है, ये क्या है, ये आपकी नेवी की जोन सी है, एक कंबाइंड टास्क फोर्स है। ये क्या है, अगर कभी पूछ लिए ये टास्क फोर्स क्या है, ये नेवी की है। इसमें डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, ऑलमोस्ट जो उनसे हैं वो क्या कहते हैं, 150 के करीब जोन से, अगर कहूँ तो इसमें मुल्क हैं। वो मिल के जोन से है, नेवी के हवाले से अपनी डिफरेंट मशकें करते हैं, अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं। तो ये मल्टीनेशनल कंबाइंड टास्क फोर्स जोन सी है। ये इंपॉर्टेंट ये क्यों है कि अभी जोन सा है, अभी 2022 के अंदर पाकिस्तान ने इसकी कमांड संभाल ली है। पाकिस्तान assumes command of CTF 150। पाकिस्तान ने इसकी कमांड संभाल ली है। तो अब पाकिस्तान जो सा है इसका, और पाकिस्तान का ही एक कमांडोर है, उनका नाम है वकास महमूद। अगर किसी ने लिखना है वकास महमूद, वकास सॉरी वकार नहीं, वकास महमूद। ठीक है, तो वकास महमूद साहब जोन से हैं, वो अब इसके कमांडर बने हैं। और ये पूरा जोन सा है नेवल, इसकी वो डिफरेंट इसकी डोमेन्स होती हैं, इन्होंने मशकें करनी होती हैं डिफरेंट मिलके। तो इस तरह जोन सा है ये एक करंट अफेयर्स के हवाले से ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कल मैंने आपको जैसे G77 का बताया था, तो उसका भी जैसे पाकिस्तान चेयरमैन बना है, पाकिस्तान उसकी चेयर पाकिस्तान ने संभाली है। तो इसी तरह CTF या इसका दो तरह से सवाल फ्रेम हो सकता है कि कंबाइंड टास्क फोर्स जोन सी है, ये किसके रिलेटेड है। ये मैंने आपको बताया नेवी के रिलेटेड है। और 2022 के अंदर अभी रिसेंटली इसका कमांडर कौन बना है, इसकी कमांड किसने संभाली है, पाकिस्तान ने संभाली है। और ये बहुत
जोन सा है ये डिफरेंट रोटेशन होती रहती है, कुछ मंथ बाद इसकी रोटेशंस होती रहती हैं, लेकिन अभी करंट जोन सा है उसकी कमांड पाकिस्तान ने संभाली है, तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक पाकिस्तान के हवाले से ही SAPM, SAPM, SAPM का मतलब पता है ना काफी सारे लोगों को? SAPM क्या होता है? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखे भी होंगे। शहबाज गिल साहब हैं जैसे, वो स्पेशल असिस्टेंट हैं। उसके बाद जोन सा है सानिया निश्चर साहिबा हैं, और उसके बाद हेल्थ के ऊपर जोन से हैं वो आपके हैं फैसल सुल्तान साहब। तो ये स्पेशल असिस्टेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो ये खान साहब जोन से हैं, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको आजम जमील साहब का बताया था, वो टूरिज्म के ऊपर उनको प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल असिस्टेंट बनाया है, आजम जमील को। तो इस महीने हर महीने खान साहब एक नए प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट का इजाफा करते हैं कि जो PP1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो मुझे दुआएं देते रहें। तो इस महीने जो सा है 2 जनवरी के अंदर खान साहब ने जो नया इंसान को लगाया है उनका नाम है मखदूम तारिक, मखदूम तारिक। इनका पूरा नाम अगर किसी ने लिखना होगा तो मखदूम तारिक महमूदुल हसन है इनका नाम, मखदूम तारिक महमूदुल हसन। ये स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, किनके ऊपर? ऑन ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने मखदूम तारिक साहब को स्पेशल असिस्टेंट लगाया है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, और किनके लिए? ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। अब जो मेरे पास जो जिन्होंने पहले के मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं, वो कहेंगे कि सर आपने तो पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, अगर आप लोग देखो, मैंने एक नाम लिखवाया था एडवाइजर, मोहम्मद अयूब अफरीदी साहब का। तो मोहम्मद अयूब अफरीदी जो उनसे हैं वो एडवाइजर भी हैं, वो एडवाइजर हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। और दूसरी बात यहाँ याद रखिएगा, काफी सारों को होगा, एक नाम है जुल्फी बुखारी, वो पहले वो थे स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन ओवरसीज पाकिस्तानी, जुल्फी बुखारी। तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद मोहम्मद अयूब अफरीदी जो उनसे हैं उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एडवाइजर बनाया गया था। तो वो अभी भी हैं। एडवाइजर डिफरेंट है, स्पेशल असिस्टेंट डिफरेंट है। एडवाइजर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आप मैक्सिमम 5 एडवाइजर रख सकते हो। ये भी एक आपका क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने शायद पढ़ाया भी हुआ है। तो कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन 5 जोन से हैं वो एडवाइजर मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेशल असिस्टेंट है ना, ये जो स्पेशल असिस्टेंट है किस चीज की? एडवाइजर और स्पेशल। अब आप लोगों ने पहले, आपने खास तौर पे एडवाइजर, मैंने बताया है कि 5 एडवाइजर रख सकते हैं, इनका वफाकी वुजरा के बराबर ओहदा होता है। जो आपके एडवाइजर, अब कौन कौन से एडवाइजर, जैसे आपका ये जो अल्लाह भला करे, ये कौन से थे अभी जो एहतसाब के ऊपर जिनसे अभी इस्तीफा लिया गया, उनका नाम क्या था? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर एडवाइजर थे। तो उनका स्टेटस जो सा होता है, उनका जो स्टेटस होता है वो क्या होता है? उनका वफाकी वजीर के बराबर ओहदा होता है। उनको उस तरह का प्रोटोकॉल मिलता है, और आइन के अंदर 5 एडवाइजर्स रखने की इजाजत है। और वो जो सा है, वो एडवाइजर जो से होते हैं वो आपके पार्लियामेंट के अंदर जाके खिताब भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, वो आपके पार्लियामेंट के अंदर जाकर खिताब भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाकर डिफरेंट कमेटीज में भी बैठ सकते हैं। लेकिन ये जो SAPM होते हैं ना, ये स्पेशल होते हैं असिस्टेंट। इनको प्राइम मिनिस्टर साहब जो से हैं वो कैबिनेट पे स्पेशल असिस्टेंट के लिए और स्पेशल उसके लिए क्या कहते हैं, मौकों पर बुला सकते हैं, इनसे एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन ये वफाकी वजीर का ओहदा नहीं होता इनके पास, ये सिर्फ होते हैं एडवाइस देने के लिए। मतलब उस तरह आप कहेंगे सर जो एडवाइस दे रहा है तो एडवाइजर क्यों नहीं है? लेकिन वो एडवाइजर जोन सा है उसका ओहदा प्रॉपर वफाकी वजीर के बराबर होता है। और ये सब लोग जोन से अनइलेक्टेड होते हैं। MP MNAs जो से आपके सेनेटर्स होते हैं वो इलेक्टेड बंदे होते हैं, ये अनइलेक्टेड बंदे होते हैं। ये कोई टेक्नोक्रेट होगा, कोई आपका जो सा बिजनेसमैन होगा, कोई जो सा है आपका डिफरेंट, जैसे ये क्या कहते हैं आपके, ये मौलाना साहब हैं ताहिर अशरफी साहब। ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो भी स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन रिलीजियस हार्मनी के ऊपर। तो वो एक MP MNA नहीं है, वो सेनेटर नहीं है, लेकिन उनको प्राइम मिनिस्टर साहब जोन सा है उनके ऊपर ये उनको एक आइन के अंदर प्रोविजन दी गई है कि वो जितने लोगों को वो चाहते हैं, वो अगर देखें
कि ये ABC एक बंदा बैठा हुआ है, इसको इस चीज के ऊपर ये ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उसको कह सकते हैं कि आए आप मुझे इसके ऊपर अपने इनपुट दें, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको स्पेशल असिस्टेंट बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, रजाक दाऊद है, ये भी हैं, ये भी एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के। तो इस तरह 5 एडवाइजर्स हैं, और उसके बाद स्पेशल असिस्टेंट तो बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको अभी ताहिर अशरफी साहब का भी नाम बताया। तो एडवाइजर और ये स्पेशल असिस्टेंट का मैं पहले भी ये बहुत डिटेल में जो सा है वो कर सकूँ। अच्छा, मेरे ज़हन में अभी आया, पहले हम इकोनॉमी की उसमें बात कर रहे थे, तो बल्कि इकोनॉमी का मैं यहाँ साथ लिखवा देता हूँ कि पाकिस्तान जो-सा है, ये जो आपकी जीडीपी होती है, जो पाकिस्तान की क्या होती है? पाकिस्तान की जीडीपी, जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितना आपकी जो-सी प्रोडक्शन होती है, जितनी आपकी इम्पोर्ट होती है, जितनी आपकी एक्सपोर्ट होती है, जितनी आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में जो कुछ आपका हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये आपकी पाकिस्तान की, अगर इसका अगर मैं आपको साइज़ बताऊँ कि पाकिस्तान की जो अभी इकोनॉमी है, इसका क्या साइज़ है? तो इसका जो साइज़ है वो 347 बिलियन डॉलर। ये पाकिस्तान का क्या है? साइज़ ऑफ इकोनॉमी। अगर कभी पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ इकोनॉमी? साइज़ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी ये है। ये अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये अभी क्योंकि रिसेंटली फिगर्स आए हैं, तो इस हवाले से आप लोगों को ये याद होने चाहिए। 347 जो-सा है पाकिस्तान का साइज़ ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी आपकी ग्रोथ होती है कि किस तरह से, अब लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि एक बंदे ने क्या है, ₹10 कमाए हैं, ₹10 कमाए हैं, अगले साल जौन-सा है उसने ₹15 कमा कमा लिए हैं। तो 10 से 15 के दरमियान उसकी जो ग्रोथ होगी, उसकी परसेंटेज हम निकाल लेंगे कि भाई इतने परसेंट जोन से हैं इसने, इसकी ग्रोथ हुई है। उस हवाले से हम कह देंगे जी 5% ग्रोथ हुई है इस बंदे की, 2% ग्रोथ हुई है, 4% ग्रोथ हुई है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो करती है, उसको हम कह देते हैं, आपने हर दफ़ा सुना होगा जी, ये हर जगह सियासतदान, ये पॉलिटिशियंस लड़ रहे होते हैं जी, हमारी ग्रोथ जोन-सी है वो इतनी थी। हमने 10% ग्रोथ करती थी, हमने 5% ग्रोथ कर दी थी। तो ये जीडीपी ग्रोथ होती है आपकी, कि हर साल बैठ के वो देखते हैं, अच्छा पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले साल इतनी ग्रो की थी, इतने इस दफ़ा इस साल में इतनी ग्रो की है। तो ये आपकी जीडीपी होती है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और 2020 और 2021 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर साल था, उसके अंदर पाकिस्तान की जीडीपी, जो कि अभी रिसेंटली हुकूमत ने फिगर जारी किए हैं, वो ग्रो की है 5.37%, और ये आप लोगों को हिफ्ज़ होनी चाहिए। ये वैल्यू जितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ, उनको ये वैल्यू हिफ्ज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान की जीडीपी जौन-सी है, वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितने परसेंट पे ग्रो की है 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर, वो 5.37 ग्रो की है। वो कितनी ग्रो की है? 5.37 जौन-सी है वो ग्रो की है। तो ये जौन-सी है ये इम्पोर्टेंट है, ये फिगर। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, और ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि ये, जैसे एक इंटरेस्ट रेट आपको बताया है, इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है, तो इस हवाले से उसको ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अगर बहुत देर इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट रहे, तो फिर उसका सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे 7% जैसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट था, तो वो काफ़ी देर तक, कुछ 5, 6, 7 महीने तक रहा। तो उस दौरान चांस होता है कि अगर कोई पेपर वगैरह हो तो पूछ लिया जाए। तो अभी जौन-सा है पिछले 2-3 महीने के अंदर 7% से बढ़ा के 9.75 तक पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट चला गया है। यार फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर होता है आपका, वो जून से लेकर जून तक होता है। जो आपकी इकोनॉमी होती है वो जून से जून तक चलती है। उसका जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोई हिसाब-किताब नहीं होता, याद रखिएगा। फाइनेंशियल ईयर होता है एफवाई, एफवाई 2021 का क्या मतलब होगा कि जून 2020 से लेकर जून 2021 तक। जून 2020 से लेकर जून 2021 तक, इसको क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर 2021। ठीक हो गया? तो ये क्या है? ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है। ठीक है? हाँ, फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर जो-सा आपका होता है। 6 मंथ।
वो नहीं होती। हमने पूरे ईयर की देखनी है ना, हमने पूरे ईयर की, अभी ऑफिशियल डाटा नहीं आया, तो अभी ये जोन सा है, अभी ये फाइनेंशियल ईयर आपका ये खत्म होगा 2022, तो फिर उसका डाटा आएगा ना, उसके बाद कैलकुलेशन होती है। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा जी, पाकिस्तान की जीडीपी हो गई। पाकिस्तान की जीडीपी, पाकिस्तान के रिलेटेड जोन से हैं, यही क्वेश्चन जोन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे से पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम मैं बात करूँ उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें हुई हैं। पाकिस्तान में एक, बल्कि ये साथ लिख लें, एक है तो 20 जनवरी को लाहौर के अंदर अनारकली ब्लास्ट हुआ। इम्पोर्टेंट है इवेंट, क्योंकि काफ़ी देर बाद लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ अनफॉर्चुनेटली, तो अनारकली के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो इस तरह के इवेंट जोन से हैं, ये भी पूछे जाते हैं। तो 20 जनवरी 2022 को अनारकली के अंदर ब्लास्ट हुआ, और इसकी जोन-सी है क्या कहते हैं, ज़िम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन बलूचिस्तान मैंने बताया तो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे बीएलए कहा जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जोन-सी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जोन-सी है। जी, जी, ये सारे 2022 की हम बात कर रहे हैं ना, 2022 की हम बात कर रहे हैं। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जोन-सा है इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की, और इसके अंदर इतनी ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा-सा नुकसान हुआ, और उसके बाद जोन-सा है ये, क्योंकि ये एक इवेंट काफ़ी देर बाद एक लाहौर में एक ब्लास्ट हुआ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2020 के अंदर ये एक प्रॉपर अभी बन तो नहीं रहा, क्या कहते हैं, अभी जिसे कहते हैं कि कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन एक शिफ्ट हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता है, सबको पता होगा, इंडोनेशिया इंडोनेशिया जौन-सा है, इंडोनेशिया जौन-सा है, उसका कैपिटल का क्या नाम है? जकार्ता। उनका क्या नाम है? जकार्ता। और 2050 तक ये खबर है कि 2050 तक जकार्ता जौन-सा है, ये क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये बिल्कुल जौन-सा है, अभी भी वहाँ जौन-सा है, सतह समंदर जौन-सा है वो बढ़ रहा है। तो जकार्ता जौन-सा है वो एक तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जो इंडोनेशिया है वो अपना जौन-सा है वो कैपिटल चेंज कर रहे हैं। वो अपना कैपिटल जौन-सा है चेंज कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर रेज़ोल्यूशन पास की है, और रेज़ोल्यूशन उनकी जौन-सी है वो अप्रूव हो गई है, और उन्होंने बजट भी एलोकेट कर दिया है। तो एक आपका जौन-सा है एक नई जगह है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, नुज़ांतरा नुज़ांतरा। ये नुज़ांतरा जौन-सी है, ये न्यू कैपिटल होगा ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अब नया कैपिटल का नाम क्या होगा? नुज़ांतरा, लेकिन ये अभी नहीं, अभी उनका कैपिटल क्या है? जकार्ता ही है। लेकिन अभी से आप लोगों के ज़हन में एक आइडिया हो सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जकार्ता जौन-सा है, उसको फ्यूचर में उसकी जगह कौन-सा कैपिटल बनाने जा रहा है इंडोनेशिया, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, नुज़ांतरा। ये जौन-सा है जकार्ता ने की उन्होंने बजट भी अप्रूव कर दिया है, एक बिल्कुल जौन-सा है ये वो जिसे कहते हैं कि जैसे हमारा इस्लामाबाद बना था, इस तरह से वो एक नया शहर जौन-सा है बसाने जा रहे हैं, और वो उसको क्या कहेंगे कि ये हमारा जौन-सा है अब नया कैपिटल जौन-सा है, नया शहर, नया कैपिटल जौन-सा है वो जकार्ता से शिफ्ट कर रहे हैं नुसांतरा, और इसके लिए उन्होंने जितनी बजट एलोकेशन करनी थी अपनी पार्लियामेंट से, हर जगह से उन्होंने क्या किया है, उसको अप्रूव भी कर लिया है। उसके बाद आपकी ईयू पार्लियामेंट के नए प्रेज़िडेंट साहब आए हैं, ईयू पार्लियामेंट, न्यू प्रेज़िडेंट, ईयू पार्लियामेंट के न्यू प्रेज़िडेंट, ठीक है? फीमेल है। रोबर्टा मेट्सोला, ठीक है? रोबर्टा मेट्सोला, ये कौन है? ये ईयू जौन-सी हैं पार्लियामेंट, उनकी ईयू, आपको पता है ईयू जौन-सा है, ये यूरोपीय यूनियन, ब्रसेल्स, और इसकी जौन-सी पार्लियामेंट है, वो भी ब्रसेल्स के अंदर है। तो इसकी जौन-सी है नई प्रेसिडेंट का नाम, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, अभी जनवरी के अंदर ये चेंज हुई है, तो ये भी आप लोगों को आइडिया इसका भी होना चाहिए। उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जौन-सा पाकिस्तान के हवाले से एक एमसीक्यूज़ है, बस अब थोड़े से इसमें रह गए हैं, वो है डॉक्टर सारा गिल, डॉक्टर सारा गिल। तो ये डॉक्टर सारा गिल जौन-सी हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान की फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं, फर्स्ट ट्रांसजेंडर डॉक्टर पाकिस्तान की, ठीक है? सिंध से इनका ताल्लुक है,
और सिंध की ही जो जिना मेडिकल एंड डेंटल एजेंसी है, क्या कहते हैं, कॉलेज है कराची के अंदर, तो वहाँ से इन्होंने एमबीबीएस अपना कंप्लीट किया है और उसके बाद आजकल हाउस जॉब कर रही हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा वो न्यूज़ थी पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान में फर्स्ट जोन-सा है ट्रांसजेंडर, ट्रांस कम्युनिटी जोन-सी है, उनमें से जोन-सा है, फर्स्ट जोन-सी है, वो उनका क्या नाम है, डॉक्टर सारा गिल, ट्रांसजेंडर जोन-सा है ये स्कूल। यार मैंने ये तो अब जाके पता नहीं किया कि डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही जस्टिस अतर मेनेला जिनकी हमने कल बात की थी, तो उनको मैन ऑफ 2021 का पाकिस्तान की तरफ से वो एक रिसर्च सेंटर ने अवार्ड दिया। तो एचईसी जोन-सा है ना, एचईसी एक इदारा है जिसका ये इसको क्या एचईसी का क्या मतलब है, हायर एजुकेशन कमीशन। तो ये आपका 2002 के अंदर बना था एचईसी। तो एचईसी जोन-सा है, इसके चेयरमैन थे एक, उसको हुकूमत ने हटा दिया था। तो अगर एचईसी चेयरमैन का नाम पूछा जाए, तो उनका नाम आपको आना चाहिए तारिक बिनोरी। तारिक तारिक बिनोरी, ठीक है? तारिक बिनोरी। एचईसी हायर एजुकेशन कमीशन, हुकूमत ने इनको हटा दिया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको दोबारा इनका चेयरमैन लगा दिया है। तो अगर क्योंकि ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा रहे हैं और अभी इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा बहाल किया है, तो जिसकी वजह से चांसेस हैं कि ये क्योंकि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहे हैं और फिर उनके बाद दोबारा इनके खिलाफ जो-सा है हुकूमत ने 2-3 और ऑर्डिनेंस इस तरह की भी चीज़ें आई हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है तारिक बिनोरी साहब और वैसे भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है एचईसी। सारी यूनिवर्सिटीज़ को ये मैनेज करता है, तो इनके चेयरमैन वैसे भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं और अगर न्यूज़ में आ जाएँ तो फिर और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं वन पेपर के लिहाज से। तो तारिक बिनोरी साहब जो-से हैं वो क्या हैं? वो एचईसी के चेयरमैन हैं। वो क्या हैं? एचईसी के चेयरमैन हैं और उसके बाद अगर हम बात करें 2-3 चीज़ें बस, उसमें एक अब जनवरी के अंदर ही जनवरी ये डेट इम्पोर्टेंट है। जनवरी सॉरी 17 जनवरी 17 अब जनवरी 17 में क्या हुआ? जनवरी 17 2022 में मैं यहाँ इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ। इसको ज़रा थोड़ा-सा 2-3 दफ़ा देखोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान। इसको इन्वर्टेड कॉमास में मैं क्यों लिख रहा हूँ? अभी आप लोगों को बताता हूँ। स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान। अब ये क्या है? ये आर्टिकल का नाम है, जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, आर्टिकल का टाइटल है। ये क्या है? बेसिकली एक आर्टिकल, ओपिनियन आर्टिकल का टाइटल है। क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? कि 17 जनवरी 2022 को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान ने इस टाइटल के साथ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल लिखा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट है कि कौन-सी अखबार के अंदर लिखा है, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक आर्टिकल लिखा, उसका टाइटल क्या था? क्योंकि ये टाइटल इस तरह से पहले भी पूछे गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए उसका टाइटल क्या था? स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना ट्रांसफॉर्मिंग पाकिस्तान। इस टाइटल से उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह रियासत मदीना के अंदर जो-से रिफॉर्म्स लाए गए और किस तरह उनका विज़न है कि वो पाकिस्तान के अंदर उसी विज़न को फ़ॉलो करते हुए रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। और ये उन्होंने कॉलम जो-सा है या अपना ओपिनियन कहाँ लिखा? ये उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो पाकिस्तान की एक फेमस क्या कहते हैं अखबार है, उसके अंदर ये आर्टिकल लिखा और ये आर्टिकल कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ? ये जनवरी 2017 2022 के अंदर ये आर्टिकल जो-सा है वो लिखा गया। तो ये जो-सा है पाकिस्तान के हवाले से 2-3 ये भी चीज़ें थी। ठीक हो गया? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आप में से शायद आई थिंक सबको ही पता होगी। वो क्या है? वो ये है कि जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस आयशा मलिक। जजेस किस तरह तैनात होते हैं, डिटेल में हम पहले देख चुके हैं, उस डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये क्वेश्चन क्योंकि पहले रिपीट भी हुआ है कि पाकिस्तान में जजेस कौन-सा कमीशन अपॉइंट करता है? जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके मैं आपको मेंबर्स कौन-कौन होते हैं, 9 मेंबर नाम्स के न नामों के साथ मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुका हूँ।
तो उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक क्या हाई कोर्ट की जज थी, और ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखवा देता हूँ अगर किसी को नहीं पता। तो फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में पहली फीमेल जज हैं जो कि एलिवेट हुई हैं, और ये एलिवेट हो ये डायरेक्ट नहीं आई, ये लाहौर हाई कोर्ट की जज थी, और वहां से इनको एलिवेट करके जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकमेंड किया, और इनका नाम रिकमेंड होकर ये क्या है पाकिस्तान की पहली फीमेल जज बन चुकी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक डेट है, वो है 24 जनवरी। 24 जनवरी 2022 शी टुक ओथ। अब जस्टिस आयशा मलिक का क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस है, मेरे ख्याल में बहुत कम कभी कोई एग्जामिनर का दिल बहुत अच्छा हुआ तो वो पूछेगा, मे बी वो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करे कि फर्स्ट फीमेल जज ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ ऑन, तो उसमें आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं। और जनवरी मंथ में भी आई डोंट नो किसी को याद हो, लेकिन आपको डेट के साथ याद होना चाहिए कि 24 जनवरी, क्योंकि ये जो से इवेंट होते हैं ये हिस्टोरिक इवेंट होते हैं। ये बहुत सालों बाद ही इस तरह के इवेंट्स आते हैं कि जब आपके जोन से हैं, इसे कहते हैं कि बहुत अरसे बाद इस तरह की कोई अपॉइंटमेंट या इस तरह की चीज हो। तो नाम तो हर किसी को पता है, लेकिन उन्होंने ओथ कब लिया, पाकिस्तान की पहली फीमेल जज ऑफिशियली कब जज बनी, तो वो डेट इंपॉर्टेंट है। तो वो डेट आप उम्मीद है आप सब लोगों को अब जोन सी है वो याद हो जाएगी या आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 24 जनवरी को उनको जोन सा है उन्होंने हेल्प लिया, और ये जोन सा है सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो इस जनवरी का, बस दो चीजें रह गई हैं, अभी सेकंड लास्ट है, उसके बाद एक लास्ट करंट अफेयर्स के हवाले से चीजें हैं, फिर हमारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर हम इंशाल्लाह कल फेब को देखेंगे। वो है टीआई इंडेक्स। टीआई क्या मतलब? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टीआई का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो सी है, आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशंस में सबको पता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, बर्लिन के अंदर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का, और 1993 के अंदर ये बनी थी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में ये बनी थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, बर्लिन जर्मनी के अंदर। तो ये अपना जोन सा है हर साल इंडेक्स जारी करता है, और ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडेक्स किस बारे में होता है? परसेप्शन अबाउट करप्शन। अच्छा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अंदर और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो वैसे बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एमनेस्टी। तो वो पूछते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किस बारे में काम करती है, तो याद रखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसका काम है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। मैं दोबारा बोल देता हूँ, साइड पे लिख लीजिएगा छोटा सा नोट, कि एमनेस्टी इंटरनेशनल और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में फर्क है। ट्रांसपेरेंसी, और ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है ह्यूमन राइट्स, दुनिया में अगर कहीं ह्यूमन राइट्स को अब्यूज हो रहा है, कहीं जो सा माइनॉरिटीज के राइट्स के अगेंस्ट कोई बात हो रही है, क्योंकि ओवरऑल जो सा माइनॉरिटीज जो है वो भी ह्यूमंस है, तो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो भी बात होगी वो एमनेस्टी इंटरनेशनल करेगी। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का क्या काम है? इसका काम मैंने आपको बता दिया, परसेप्शन अबाउट करप्शन, कि वहां के जो लोग हैं वो उस मुल्क में करप्शन के बारे में क्या राय रखते हैं, उसके बारे में ये सर्वेस करते हैं और एक इंडेक्स जारी करते हैं। और पाकिस्तान जोन सा है, अब ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स किस कौन सा आया है, 2021 का आया है, क्योंकि अभी 22 का तो शुरू हुआ है ना, तो 2021 का जो इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान जोन सा है, उसमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो है 140। उसका क्या रैंक है पाकिस्तान का? 140 आउट ऑफ 180। 180 मुल्कों में से पाकिस्तान का जो रैंक है वो क्या है? 140। 140वां पाकिस्तान का रैंक आया है। और सात इंपॉर्टेंट क्या है 2020 का? 2020 में पाकिस्तान का रैंक क्या था? 124। और ये मैंने पहले आपको लिखवाया हुआ है, और इससे पहले भी अगर मैं जाऊं तो 2019 के अंदर 120 था, ये भी मैंने आप लोगों को लिखवाया हुआ है। तो आप लोगों ने सिर्फ ये याद नहीं करना, आप लोगों ने ये भी याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये पूछा गया था, और उसी के साथ ही शाम के इवनिंग के पेपर के अंदर ये भी पूछा गया था। और ये मैंने आपको जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल हमने ऑर्गेनाइजेशंस की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको ये दोनों इंडेक्स लिखवाए थे। अब आपने उनके साथ एक तीसरा इजाफा कर लेना है कि 2020 के अंदर पाकिस्तान 120वीं पोजीशन पे था, फिर 124वीं पोजीशन पे गया, और
40वीं पोजीशन में 2021। और ये पोजीशन जैसे जैसे बढ़ रही है, ये क्या है, वर्स्ट पाकिस्तान का जोन सा है परसेप्शन, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जोन सा है वो खराब हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन जोन सी है वो बढ़ रही है, वो क्या है, बढ़ रही है। और ये जोन सा है पाकिस्तान का 140th जोन सा है वो नंबर है, जो कि पहले क्या था। अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब इसको ऐड करके अगर आप देखो तो 124 और 6 136 और ये 16, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो नया परसेप्शन इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान ने कितने दर्जे जोन सी है वो तनजली की है, या पाकिस्तान के कितने दर्जे जोन सा है वो करप्शन इंडेक्स जोन सा है वो बढ़ गया है। तो वो 16, वो आपको अगर पहला आता होगा तो आप उसमें से माइनस भी कर सकते हो। अगर किसी को ये याद नहीं रखना है 124वां, वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो ये भी याद कर सकता है कि पाकिस्तान ने 16 दर्जे जोन सी है वो क्या किया, तनजली की है। पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स जोन सा है वो 120 से 140 माइनस करो तो कितना, 16 दर्जे जोन सा है वो बढ़ गया है। उसके बाद जैसे हमने उसमें पासपोर्ट उसमें देखा था, तो यहाँ भी साथ लिख लें कि सबसे लीस्ट करप्ट जिनकी परसेप्शन आई है वो 3-4 मुल्क हैं, वो लिख लीजिएगा साथ, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये 3 मुल्क जोन से हैं ये नंबर 1 पोजीशन पे आए हैं, न्यूजीलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क, ये 3 मुल्क जोन से हैं। ठीक है, 4th वर्स्ट पाकिस्तान जोन सा है वो पासपोर्ट के अंदर है, वो मैंने कल बताया है। तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जोन सा है, ये सबसे इनकी परसेप्शन इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे, मतलब पहले नंबर पे ये है कि जिनकी सबसे लोएस्ट लोगों के नजदीक वहाँ करप्शन होती है। ठीक है, वो जोन सी है वो क्या है, डेनमार्क, फिनलैंड और क्या कहते हैं आपकी, ये क्या है, लीस्ट, ये लीस्ट है। और सबसे ज्यादा वर्स्ट करप्ट जोन से उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके अंदर जोन सा है आपका मुल्क कौन सा है, साउथ सूडान, साउथ सूडान, सीरिया और सोमालिया। ठीक हो गया। तो साउथ सूडान, सीरिया और सोमालिया, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक सबसे वर्स्ट इनकी जोन सी है परसेप्शन है करप्शन के हवाले से। और सबसे बेस्ट जोन सी है वो किन के हवाले, वो है वो 3 मुल्क मैंने बताया, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। और सबसे वर्स्ट परसेप्शन किन की है, साउथ सूडान की, सीरिया की और सोमालिया की। और पाकिस्तान का मैंने आपको रैंक बता दिया कि वो क्या है, पाकिस्तान का रैंक है 140, 140वां, जो कि 16 दर्जे जोन से है वो गिर गया है 2020 के मुकाबले में। आप जोन सा है मिक्स कर रहे हो पासपोर्ट इंडेक्स को और इसको। सिंगापुर पासपोर्ट के अंदर, जो मैंने कल लिखवाया है, ठीक है, वो पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर है, वो सिंगापुर है, वो पासपोर्ट जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आया उसमें पाकिस्तान 4th वर्स्ट था। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसमें एक जनवरी का सबसे लास्ट, उसके बाद जोन सा है जनवरी में चीजें हमारी जोन सी हैं, उसके बाद हमारी हम इसको करंट अफेयर्स को इसको वाइंड अप करेंगे। उसके अलावा कोई ऐसा जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। कोशिश मैंने की है अपनी हद तक के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को इसमें जनवरी में वो क्लियर करवा दूँ। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें ये है, आप सब लोग जानते होंगे नुसरत फ़तेह अली खान, NFA के लिख रहा हूँ, नुसरत फ़तेह अली खान। तो नुसरत फ़तेह अली खान इनका जौन-सा है 1997 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से था? फैसलाबाद से था। तो नुसरत फ़तेह अली खान इनकी क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको कहा 1997 में डेथ हुई थी, तो इनका अभी जौन-सा है ना मज़ार बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इनका मज़ार अभी बनाया गया है, ये बताता हूँ किसने बनाया है। तो इनका कहाँ बना है? टॉम्ब इन फैसलाबाद, फैसलाबाद। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि रिसेंटली अभी उसका वहाँ उसे अभी ओपन किया गया है पब्लिक के लिए। तो और वहाँ काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ लोग भी गए हुए थे। तो आने वाले वक़्तों में ये सवाल पूछा जा सकता है कि नुसरत फ़तेह अली खान का जौन-सा है मज़ार कौन से शहर के अंदर है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए वो फैसलाबाद के अंदर है। और इसको बनाया किसने है? इनका जौन से मेड बाय राहत फ़तेह अली खान, जो कि उनके आई थिंक भांजे हैं या भतीजे हैं। ये मैंने लिखा है नुसरत फ़तेह अली खान। तो नुसरत फ़तेह अली खान जोन से हैं जिनको 1997 के अंदर जिनकी डेथ हो गई थी, तो वो एक क्योंकि लेजेंड हैं, सिंगर पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए, इवन पूरी दुनिया के लिए, तो उनका अभी एक मज़ार बनाया गया है उनके भांजे ने, आई थिंक भांजे ही हैं ये, राहत फ़तेह अली खान, ठीक है? ये भी मशहूर सिंगर हैं। तो राहत फ़तेह अली खान ने उनका एक मज़ार बनाया है, उनका एक मज़ार बनाया है और वो मज़ार कहाँ बनाया है? वो क्या है? वो फैसलाबाद के अंदर बनाया है।
ठीक है, वो क्या है, वो फैसलाबाद के अंदर जौन सा है उनका मजार जो बनाया गया है। ठीक हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनका मजार, क्योंकि पूछा जाता है काफी सारे इस तरह लोगों का जिनके मजार वगैरह बने होते हैं कि उनका मजार कहाँ है, तो वो जौन सा है वो फैसलाबाद जो शहर है उसके अंदर अभी रिसेंटली अभी राहत फतेह अली खान साहब उधर गए भी हुए थे। तो ये जौन सा है एक इम्पोर्टेंट है कि उनका जो मजार है वो कहाँ बना है जी, वो फैसलाबाद जो शहर है आपका, जिसका पुराना नाम लैलपुर है, ये वहाँ बना है। ठीक हो गया? तो ये जौन-सा है इम्पोर्टेंट है, ये आप इसको भी याद रख सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? जी। अच्छा, वो मुझे ज़हन में भी आया, वो किसी ने ज़हन में बताया था, मुझे था मैंने कि मुसद्दिक अब्बासी साहब जौन से हैं वो लास्ट मंथ बने हैं, तो ये भी लिख लो। वो मैंने एसएपीएम बताया, हालाँकि मुझे 7 बताना चाहिए था कि इस मंथ में एडवाइज़र भी न्यू आए हैं, एडवाइज़र ऑन, ये लिख लो, ये 1 सेकंड। मेरे ज़हन में था कि ये दिसंबर में मैंने करवाया है, दिसंबर में आए हैं। वो अभी मेरे ज़हन में दोबारा आया कि एडवाइज़र भी अभी चेंज हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। ये भाई साहब अब कौन आए हैं, इनका नाम है मुसद्दिक अब्बासी। इनका क्या नाम है? मुसद्दिक अब्बासी, ठीक है, मुसद्दिक अब्बासी। पहले ये ना नैब के प्रोसिक्यूटर थे और उसके बाद जौन-सा है अब इनको क्या अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एडवाइज़र बना दिया गया है। और इस इससे पहले कौन थे? वो पहले जैसे किसी ने बताया भी है, और अगर किसी ने लिखना है कि एक्स पहले कौन थे अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, उनका नाम था शहज़ाद अकबर। उनका क्या नाम था? शहज़ाद अकबर। शहज़ाद अकबर साहब से रिज़ाइन लिया गया और उसके बाद अब इनको नया एडवाइज़र बना दिया गया है। तो ये एडवाइज़र्स, ये चीज़ें बार-बार चेंज होती रहती हैं, तो ये पूछते भी रहते हैं। ये आपको सब मिनिस्टर्स, ये मैंने जो-से हैं सब मिनिस्टर्स जितने आपके एडवाइज़र्स हैं, अभी जो इंस्पेक्टर का कल परसों पेपर हुआ है, उन दोनों में ब पूछा गया था, एक में सरताज गुल साहिबा का पूछा गया था और उसके बाद एक और भी वज़ीर का नाम पूछा गया था। तो ये वज़ीर जो-से हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, एडवाइज़र्स पूछ जाते हैं। एसएपीएम जैसे जो इम्पोर्टेंट हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, तो ये आपको जैसे-जैसे चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, उनका आइडिया होना चाहिए। तो मुसद्दिक अब्बासी साहब जो-से हैं, वो अब नए अकाउंटेबिलिटी के क्या हैं, एडवाइज़र हैं और पार्लियामेंट सिर्फ 2 हैं, प्रेज़िडेंट इज़ नॉट पार्लियामेंट, प्रेज़िडेंट इज़ योर हेड ऑफ स्टेट। प्रेज़िडेंट जौन-सा है वो आपका हेड ऑफ स्टेट होता है। अभी रिसेंटली सवाल भी आई थिंक आया था, मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि सर पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो हेड ऑफ स्टेट की जब भी बात होगी, पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट कौन है? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट आपका होता है प्रेज़िडेंट, हेड ऑफ स्टेट आपका प्रेज़िडेंट होता है और प्रेज़िडेंट ही आपका क्या होता है? सुप्रीम कमांडर होता है। सुप्रीम सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी। जो आपकी आर्मी है, उसका सुप्रीम कमांडर भी आपका प्रेज़िडेंट होता है। ठीक हो गया? तो हेड ऑफ स्टेट है ना, हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, इस वजह से। पार्लियामेंट आपकी जब भी नाम आएगा, उसमें आपकी जो मजलिस-ए-शूरा जिसे कहा जाता है, उसमें आपकी सेनेट और क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली ही आएगी। ये आपका हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है। हेड ऑफ स्टेट के अप्रूवल के बगैर कैसे कुछ हो सकता है? अगर एक घर का कोई फर्द है, वो हेड है, उसने छोटे-छोटे ओहदे बाकी लोगों को बाँटे हुए हैं, तो एंड में अप्रूवल के लिए तो हेड ऑफ स्टेट के पास जाओगे ना, तो वो इस वजह से। ठीक है? अच्छा जी। बस उसके बाद एक लास्ट चीज़ लिख लो, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो कि अभी सऊदी अरेबिया है ना जो आपका, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया अप्रूव्स कन्विक्ट स्वैप विद पाकिस्तान। इसका क्या मतलब है? कन्विक्ट जिसको सज़ा हो चुकी होती है बंदे को, उसे क्या कहा जाता है? कन्विक्ट। तो स्वैप के अगर किसी बंदे को वहाँ सज़ा हुई है, तो पाकिस्तान अगर उस बंदे के की रिक्वेस्ट करे सऊदी अरेबिया के साथ,
तो सऊदी अरेबिया उसको पाकिस्तान को भेज सकता है, उसको यहाँ भेज सकता है कि वो यहाँ आके अपनी सजा पूरी कर ले। पहले ये रूल, इस तरह का कानून नहीं था कोई, तो ये रिसेंटली अभी सऊदी अरेबिया की कैबिनेट ने ये चीज़ अप्रूव की है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अभी किस मुल्क के साथ पाकिस्तान ने जो अपने मुल्ज़िम हैं, उनको स्वैप करने का क्या कहते हैं वो मुआहिदा किया है। तो अभी क्या सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है, और सऊदी अरेबिया की जो कैबिनेट है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया है कि जो कन्विक्ट हुए हैं, जो जिनके ऊपर जिन्होंने कोई जुर्म किए होते हैं, उनको पाकिस्तान के साथ हम क्या कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल, ये वैसे भी वो नॉनसेंस, इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे भी नहीं गए कि कौन-सा एडवाइज़र किस टाइम पे आया, किस टाइम पे गया। तो इस तरह के नहीं पूछे जाते ये सवाल, बहुत कम पूछे, बल्कि बहुत कम क्या, कभी मेरी नज़र से नहीं गुज़रा इस तरह का सवाल। तो इस तरह के वो उसमें इस तरह का अगर कोई मुश्किल सवाल आ भी जाए तो इन झंझट में पड़ना भी नहीं होता, उनको छोड़ दिया करो, वो सबके लिए न्यू होता है। हर वन पेपर एग्ज़ाम के अंदर 2 से 3 सवाल इस तरह के आएँगे जो किसी को भी नहीं आते होंगे, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ तक जौन-सा है आपके जनवरी के करंट अफेयर्स एंड हो गए। जी, ठीक है। कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें थी, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, उनको कम से कम टाइम में कवर करवा सकूँ, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गए होंगे, और कोई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है? अगर किसी को कोई इश्यू है, कोई मसला-मसाइल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो जौन-सा है वो पूछ सकता है, या कोई चीज़ समझ नहीं आई इस लेक्चर के रिलेटेड। रिकॉर्डिंग्स का आपको आप जाओगे पाक सिविल एकेडमी के पेज के ऊपर, चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वहाँ ये अपलोड हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया? बाकी अगर आप लोगों को कोई उसका जो रेगुलर बैच है, अगला 6 बैच, उसके लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो आप मैम से जौन-सा है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैम ने अपना नंबर आई थिंक इधर मैम ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है? तो आप फिर जौन-सा है मैम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और रिकॉर्डिंग आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी जौन-सी है वो अवेलेबल हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर पूछ लें। ठीक।